इस्लामाबाद से लाहौर आए हुए तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चल रहा कि हम कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। खैर यही वक्त बहुत कम है, आपके पास वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत तेज़ है, बिकॉज ईद आने वाली है और आपने बहुत सारी तैयारियां करनी है। लेकिन इस ईद से और इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए एक सेगमेंट, नेकी का सेगमेंट हमारे दूसरे आर में ज़रूर होता है कि कौन कौन सी फाउंडेशंस, कौन कौन सी अरमीद पाजी NGOs कहाँ पर किस तरह से काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही है। अल एहसान फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज फाउंडेशन जो कि ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी इंसानियत जहाँ मुश्किल में आती है, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो कई दफ़ा मैं इस बात को कोट कर चुकी हूँ और आप इस बात को जानते भी हैं कि चैरिटी में हमारा मुल्क सबसे आगे है। कोई परेशानी मुखैर हज़रात निकल कर बाहर आते हैं। अब आपने रमज़ान में राशन तो तकसीम कर दिया, लेकिन ईद आ रही है तो ईद पे फितराने की हमने बात करनी है। ईद पर हमने ईद की खुशियाँ, जहाँ पर हम 4 जोड़े बना रहे हैं, एक नहीं बनाएंगे, किसी को मदद कर देंगे, लेकिन वो मदद आपने कहाँ करनी है, ये पॉइंट जो है वैलिड है कि क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, बहुत सारी NGOs हैं, उनको चेक करके ही डोनेट करें ताकि आप इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि आपका हिस्सा या आपकी इमदाद जो है मुस्तहिक तक पहुंच रही है या नहीं। अल एहसान फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज फाउंडेशन जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे किस तरह से काम कर रही है रमज़ान के मुबारक से और रमज़ान के एतबार से, और अगर हम ईद के एतबार से देखें तो उन्होंने क्या काम किया है, इस पर हम बात कर लेते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं जो बेसिकली अल एहसान फाउंडेशन के बानी हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी जो फाउंडेशन है वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक फोकस आपने रखा हुआ है बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों की कफ़ालत का, जो कि यकीनन हर दौर में, अगर आप रमज़ान की बात करें, ईद की बात करें, बाकी अदवार की बात करें तो बड़ी ज़रूरत है इन्हें, हमारी आप जैसी फाउंडेशंस की। कब से आपने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी और किस तरह से आप काम कर रहे हैं? अभी हम पाकिस्तान में हमें काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो रहे हैं और हम मेडिकल के शोबे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो क्लीन वाटर है, वाटर फिल्टर प्रोग्राम है, इसमें हम काफी जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी ये जितने मौके आते हैं, जैसे सैलाब आया है या कोई और आता है, तो हम हर जगह पे अपनी जो है फाउंडेशन को ले जाके, सैलाब में भी हमने हर जगह पे कैंप लगाए हुए थे, वहाँ सिंध में भी और इधर भी। तो हमारा बेसिक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो मेडिकल केयर का है। हमारा हॉस्पिटल है एहसान मेडिकल सेंटर के नाम से, जिसके अंडर हम ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, सोच की बात की जाए, यानी एक डिफरेंट आइडिया भी है। हम देख रहे हैं कि चाहे वो यतीम की बात की जाए या बेवाओं की बात की जाए, यानी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें एक्टिव नज़र आती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान में आपने जिस तरह फरमाया कि 5 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे आने के बाद किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और अब किन किन शहर की तरफ आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है, वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप हमसे शेयर करें। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े चैलेंज तो ये हैं कि ये इस तरह के जितने काम करने जो है ना, ये इस माशरे में जितना आसान है उतने मुश्किल भी है। एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कोई किसी से हेल्प लेनी है तो वो भी कैसे लेनी है। एक है कि इसमें जो है ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि हम किन लोगों को चुने, कौन से मुस्तहिक बनते हैं और कौन से उसमें मुस्तहिक नहीं बनते हैं, ये भी एक जो है वो बड़ा मसला आता है। इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि जब हम एक काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सियासी हलके होते हैं जो इसमें रुकावट डालने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि लोग जो है वो उनकी तरफ जा नहीं रहे होते हैं और वो समझते हैं कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे तो कोई और भी ऐसा काम ना करे। तो ये सियासी हलके जो हैं ये भी हमें बहुत परेशान करते रहते हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि जो भी इस तरह के कोई रिफाई काम है ना हम करें ना किसी और को करने दें। एक तो हमें ये परेशानी होती है। दूसरा जो सबसे यानी तीसरी जो अहम है कि लोग यहाँ पे किसी भी शोबे में लगा लें, मेडिकल में लगा लें या अब यतीम बच्चों की कफालत में है या कुछ बेवा में है, तो लोगों के अंदर वो सब्र नहीं आता कि जिस सब्र से हम हेल्प तो सबकी हो जानी है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो सब्र करके अपनी बारी पे या अपने एक दफा पे किनात हो जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। ये है जो बड़े मसाइल हमारे सामने पेश आ रहे हैं। अच्छा मोहम्मद रफ़ीक साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि चूँकि आपके सालाना जो फैक्ट एंड फिगर है उसके मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोग हैं जिनका मुफ्त इलाज कर रहे हैं, वो मरीज़ जिन जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते और महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स का बड़ा मसला है
और आप जानते हैं कि वो कोविड हो या डेंगू हो, इसमें इन मसाइल में ख़ास तौर पर हमें ज़रूरत होती है आप जैसे लोगों की। तो इसको मेडिकल सिस्टम को किस तरह से चलाते हैं, मुफ्त इलाज जिन लोग का कर रहे हैं वो कितनी मुज़ी अमराज में मुब्तला है और किस तरह से इसे काम करते हैं? देखिए, हमारे पास जो है जाहिर है कि हर कोई बंदा अगर कहना कि वो सारी फील्ड कवर कर ले तो मुमकिन नहीं होता है। हमारा एक हॉस्पिटल है जिसमें हमारे पास डेली के तकरीबन 400 के करीब 500, 400, 300 मरीज आते रहते हैं, जिसमें हम डॉक्टर का चेकअप और मेडिसिन बिल्कुल फ्री उनको जो है वो देते हैं। अच्छा। और ये एक जनरल ओपीडी है। जनरल ओपीडी के साथ साथ इसमें जो है वो गायनिक के जो है स्पेशल वो भी डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद होती हैं। इसी तरह करके जो बाकी बहुत सारे अमराज हैं जो होते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर हम कहें कि हम पूरे के पूरे 100% हर फील्ड को कवर करें तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं कि जहां इर्द गिर्द लोगों के पास कोई इस तरह का हॉस्पिटल मौजूद है नहीं है कि जिसमें जो है साफ सुथरा साफ माहौल हो, एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, एक प्रोफेशनल जो है वो मेडिसिन जो है वो दी जा रही हो। तो कोई इतने लोग आते हैं डेली के हिसाब से कि बाज़ दफा हमें जो है उनको कवर करने में जो है वो मसला भी लग जाता है। तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ से जो है वो पूरी हो जाए। सर, जो विजुअल हमने देखे, आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ तो हम अपनी आबादी की बात करें, फिर हम जब हॉस्पिटल डिफरेंट हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, देखते हैं तो जिस किस्म की रश है और डॉक्टर का फुकदान भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमने आपके जो हॉस्पिटल के विजुअल देखे, ट्रीटमेंट का जो सिस्टम देखा, आपसे जानना चाहेंगे सर, एक कलील मुद्दत में आप इतना सारा काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस हम देखें जहाँ सैलाब की तबाहकारी हुई है, फिर खाने पीने के मामलात हों, या आज हम हॉस्पिटल की बात करें, तो कौन कौन से शहर में, ये अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो कौन से शहर में, और फिर आपका आगे का टास्क क्या है कि कौन सा शहर ज्यादा टारगेट करना है, कौन से इलाके में यह काम हो रहा है सर? देखिए, ये हमारा हॉस्पिटल जो है वो फैसलाबाद से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर आउटसाइड पे तांदले वाला में हमारा ये हॉस्पिटल मौजूद है। और इर्द गिर्द सारे के सारे गांव और देहात हैं। बड़ा शहर जो है वो फैसलाबाद है, लेकिन वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो इसमें जो है वो यहाँ के जितने भी देहात और गांव हैं, सब के सब जो है वो हम एक सेंटर में रख के इस हॉस्पिटल को बनाया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी कोई इसको करीब करीब कोई 50-60 गांव हैं जो साइड से लगते हैं, जहाँ, और अभी तो बल्कि लोग दूर से दूसरे शहरों से भी जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कई हमारे पास ओकाड़ा से भी आ रहे हैं, यहाँ करीब शहर जड़ा वाला है वहां से भी आ रहे हैं, समुद्री से भी आ रहे हैं। इसी तरह जो है वो यहाँ के कोई आगे एक शहर पड़ता है सईद आला, वहां से भी कई लोग आ जाते हैं। यहाँ करीब एक शहर कंजवानी बनता है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो तकरीबन आप समझ लें कि पूरा एक फैसलाबाद डिवीजन से जहां जहां कोई लोग सुनते हैं तो यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेशक हम तांदले वाला जो फैसलाबाद से तकरीबन उसमें जुनूब वाली साइड पे बनता है, कोई 50 किलोमीटर के करीब, वहां पे ये हमारा हॉस्पिटल है। ठीक है, रफीक साहब ये भी बताइएगा कि रमज़ान की मुनासबत से ख़ास तौर पे आपको प्रोग्राम में वक्त देने का मकसद ये है कि हम रमज़ान में बहुत राशन ड्राइव करते हैं, और हमने देखा है बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो है वो ये काम बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। रमज़ान में और ईद के हवाले से क्या क्या आपने किया और किन किन की इमदाद किस किस तरह से की गई, इस हवाले से भी प्लीज़ अपनी ड्राइव जो भी आपने की है उस हवाले से भी ब्रीफ कीजिएगा। रमजान में हमारा एक तो राशन प्रोग्राम होता है कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं। अभी तक रमजान के शुरू से लेके अब तक जो है वो चल रहा है। इसी तरह रमजान के ईद के करीब हमारा एक जो इफ्तार प्रोग्राम होता है, जो कि जिसमें कुछ लोग होते हैं हमें डोनेट करने वाले कि ये हमारी तरफ से फितराना है, तो हम उसके बकायदा पैकेज बना देते हैं। फितराने के भी तकरीबन हमारे पास कोई 500 के करीब पैकेज जो है वो बने हुए हैं, जो हम लोगों को ईद से पहले पहले पहुंचा रहे हैं, जिसमें खाने की मुख्तलिफ अशिया हैं। इसी तरह जो है वो पूरे रमजान में डेली के हिसाब से हमारा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे सहरी का भी इंतजाम है और इफ्तारी का भी इंतजाम कर रहे हैं। खाना पका के उसको बाकायदा लोडर रक्शे पे रख के लोगों के घरों में जाके हम सहरी भी देते हैं और इफ्तारी भी। ये डेली के बेस पे तकरीबन 500-600 बंदा जो है वो हर रोज उसको खाना खा रहा है। ये सारे हमारे प्रोग्राम हैं।
जो अवामुन्नास के लिए जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पर्सनल मामलात होते हैं। ये एक तो हमारे पास बाकायदा सिस्टम है जिसमें हम ऑर्फन यतीम बच्चों को और यतीम बच्चियों की कफालत कर रहे हैं। कुछ बेवा ख्वातीन है जिनके कुछ ना कुछ हमने तो कुछ वजीफे लगाए हुए हैं, उनको हम मंथली पे कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे रमजान में लोगों का एक सिलसिला हमारे पास चलता रहता है कि किसी को कोई मजबूरी है, कोई मकरूज है, कोई किसी और मजबूरी में फंसा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा अपने रिसर्च के मुताबिक तहकीक कर लेते हैं और फिर जितनी हमारे पास कोई इस्तेताअत होती है, कोई अगर हमारे पास 50,000 रुपये मांगने के लिए आता है, तो अगर हमारे पास हिम्मत नहीं है तो और उसकी हम हालत देख लेते हैं कि यार ये इसका काम जो है वो 20-25 हजार में हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी उसकी जरूरत है वो उसको देने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा रमजान हमारे इस तरह प्रोग्राम जो है वो चल। अच्छा मोहम्मद रफीक साहब, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जरूरियात लोगों की बहुत ज्यादा हैं और वसाइल बड़े कम है, लेकिन चूंकि आप बखूबी इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें, देहातों की बात करें, तो हर जगह मसले बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है, गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारने वालों, जिंदगी गुजारने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। अब हम हर किसी को एड्रेस नहीं कर सकते, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही करना होगा। इस नेटवर्क को मजीद बढ़ाने के लिए अल एहसान फाउंडेशन की, वेलफेयर फाउंडेशन की अगर हम बात करें, किन किन शहरों में आप लोग मौजूद हैं, मजीद इस नेटवर्क को कितना बड़ा करना चाहते हैं, और अगर मुख्तलिफ शहरों से लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, सो हाउ दे कैन कम अप टू यू गाइस? देखिए, हमारे ऐसी सिस्टम के साथ जो हमारे साथ लोग हैं, हम कराची में भी हमारे पास 2 क्लिनिक इसी तरह चल रहे हैं। एक यहाँ पे हमारे पास बेसिक हम जो है वो मेडिकल केयर से इस काम को शुरू किया है और साथ साथ चीजें दूसरी भी इसमें ऐड की हैं। और इसके साथ साथ बेसिक मेन बड़े काम जो है वो मेडिकल केयर है। इसमें जैसे हमारे कराची में भी, कोरंगी में भी, वहाँ भी हॉस्पिटल मौजूद है। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में यानी यहाँ फैसलाबाद में भी मौजूद है। इसी तरह जो है वो पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो तकरीबन हम पूरे पाकिस्तान में 50 से ज्यादा जगहों पे लगा चुके हैं। तो हम अपनी तरफ से जितने हमारे पास वसाइल हैं उसके हिसाब से इसको आगे से आगे फैलाने की कोशिश तो यही है कि हर शहर में एक मेडिकल सेंटर हो। कोशिश तो यही है कि हर जगह पे लोगों के लिए ओपन फ्री जो है उनको साफ पानी पीने का मिल रहा हो। बिल्कुल। तो ये हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमने देखा कि जब भी मुश्किल वक्त हमारे इस वतन पे आया, हमने गवर्नमेंट से ज्यादा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बड़ा एक्टिव पाया हर इलाके में, चाहे वो ज़लज़ला आया, सोहा या सैलाब की तबाहकारियाँ। तो सैलाब की तरफ अगर हम जाएं, जिस तरह तबाही मचाई है साउथ पंजाब, फिर हम सिंध की तरफ या बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग हमें उसी तरह मुतासिर और कहीं ना कहीं उस तरह रिलीफ जो है फराहम नहीं हुआ, हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा गिला करते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाकों में जब सैलाब की तबाहकारी हुई तो आपकी टीमें कहाँ कहाँ पहुंची और इस वक्त क्या काम वहाँ पे हो रहा है? हम जब ये सैलाब हुआ था तो हमारी टीमें जो हैं वो सबसे पहले सवात के इलाके में पहुंचे। अच्छा। और सवात के मुख्तलिफ बहरीन के इलाके में और इससे ऊपर के पहाड़ जहां तक लोगों की रसाई मुश्किल हो रही थी, तो बाकी राशन वगैरह और बाकी सब तंजीमें पहुंच रही थी, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत थी कि वहाँ के जो अफेक्टेड लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनका इलाज कौन किया जाए। तो हम अपनी एक मेडिकल टीम लेके, डॉक्टर्स की टीम लेके गए और डेली तकरीबन कोई 1000 के करीब पेशेंट को हम फ्री मेडिसिन, डॉक्टर चेक करता है और फ्री मेडिसिन उसको जो है वो देते हैं। इसके बाद हमने अगला जो है अपना दौरा रखा सिंध में, कंडियारों के करीब, वहां पे अपने कैंप लगाए जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था और पानी से बहुत सारी बीमारियां लोगों में फैल रही थी। तो बाकी सबसे ज्यादा जोर इस पे आ रहा था कि लोगों को राशन पहुंचाया जाए, उसको खैमे पहुंचाया जाए, फला। अगर कोई मेडिसिन आती थी तो उसमें डॉक्टर भी होते थे, तो हम पूरा एक सिस्टम साथ लेके गए थे कि डॉक्टर भी हो, मेडिसिन भी हो, उनका साथ पूरा का पूरा अमला भी मौजूद हो और जहां बैठे हो लोगों को कम से कम 1 वीक की या इसके करीब मेडिसिन दें ताकि उतनी देर तक वो जिस बीमारी में है वो होते रहें। तो ये 2 जगहों को हमने उन दिनों में कवर किया है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा मुसलसल सिस्टम नहीं है कि हम लगातार वहां पे अपना एक नया क्लिनिक बनाएं या हॉस्पिटल बनाएं।
तो इसलिए हम तकरीबन कोई दो महीने के करीब हमारा ये प्रोसीजर चलता रहा था। और अभी इस वक्त तो हमारा वहाँ पे मतलब वहाँ कुछ लोग अभी भी हैं जो राब्ते में हैं, लेकिन जो बाकायदा सिस्टम है वो अभी हमारा अपने इसी सेंटर में चल रहा है। ठीक है प्रोफेसर मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, और यकीनन आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम के लिए हमें भी आगे बढ़कर पेश होना चाहिए। अपने एंड से हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसको इंडोर्स कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुखैर हजरात बड़ी तादाद में जो हम स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं ऐसे इदारों को डोनेट करें तो यकीनन आपका जो इमदाद है या आपकी जो मदद है वो मुस्तकीन तक जरूर पहुंचेगी। रणीपा जी, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिससे हम